Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of ENT series of lectures, that is the congenital malformations of the nose and paranasal sinuses. ठीक है, congenital problems present in your nose, congenital problems present in your paranasal sinuses by birth. So starting from the very first congenital problem, that is the congenital coronal atresia. I hope it is visible. Congenital coronal atresia, right? Congenital coronal atresia एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेटा क्या होता है, जो आपके पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं ना, वो कम्प्लीटली वो ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। तो एंटीरियर नेयर से तो एयर अंदर जा पाती है, लेकिन पोस्टीरियर नेयर से पीछे नेज़ोफेरिंक्स में नहीं जा पाती। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Congenital coronal atresia is the condition in which there is a persistence of the primitive bucco-nasal membrane, right? And okay, actually क्या होता है बेटा, let's suppose this is the nose, the nasal septum on both the sides. These are the posterior nostrils, right? These posterior nostrils are actually closed by the bucco-nasal membrane during your development, but later this bucco-nasal membrane is ये बाद में डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें ये कंजेनाइटली ये बको-नेज़ल मेम्ब्रेन जो है वो परसिस्ट कर जाए और ये जो है यहाँ से डिसअपियर ना हो, तो जाहिर सी बात है पोस्टीरियर नेयर्स ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ओसिफाई होना स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये बोनी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी फिर 3 टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप ये हो सकती है या तो कम्प्लीटली ये मेम्ब्रेनस हो, अभी इसमें ओसिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अभी ओसिफिकेशन स्टार्ट हुई है, तो इसका एक हिस्सा जो है मेम्ब्रेनस है और इसका एक हिस्सा जो है बोनी है, अभी ओसिफिकेशन स्टार्ट हुई है। तो कुछ पार्ट ओसिफाई हो गया है और कुछ पार्ट जो है मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि कम्प्लीटली बोनी हो, कम्प्लीटली ये मेम्ब्रेन ओसिफाई हो गई है। सो कंजेनाइटल कोएनल एट्रेशिया ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, देयर इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ द प्रिमिटिव बको-नेज़ल मेम्ब्रेन। इट इज़ मोस्टली बोनी इन टाइप, बट इट कुड बी मेम्ब्रेनस और पार्टली मेम्ब्रेनस एंड पार्टली बोनी, राइट। तो मोस्टली कौन सी टाइप होती है, ये वाली टाइप मोस्ट कॉमन होती है कि कम्प्लीटली ये मेम्ब्रेन जो है ओसिफाई हो जाती है और बोनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा मेम्ब्रेनस बोनी दोनों हो सकते हैं साथ में, आधी मेम्ब्रेनस आधी बोनी, या कम्प्लीटली मेम्ब्रेनस भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दिस ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हो सकता है कि आधा नोस्ट्रल क्लोज हो, आधा ओपन हो, सो इट कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इट कैन बी यूनिलेटरल इन्वॉल्विंग द वन नोस्ट्रल और इट कैन बी बायलेटरल इन्वॉल्विंग बोथ द नोस्ट्रल्स, राइट। कंप्लीट यूनिलेटरल एट्रेशिया इज मोस्ट कॉमनली सीन वैरायटी। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी ना कि ये कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। कंप्लीट यूनिलेटरल वैरायटी इज़ मोस्ट कॉमन, यानी कि एक नॉस्ट्रल इन्वॉल्व होगा और वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ये वैरायटी सबसे कॉमन होती है, बजाय इनकम्प्लीट बायलेटरल वैरायटी के कंप्लीट यूनिलेटरल वैरायटी जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन मौजूद है, या बोन भी हो सकती है, मेम्ब्रेन भी हो सकती है, बोन प्लस मेम्ब्रेन दोनों हो सकते हैं। तो इसकी जो थिकनेस होती है ना इस ऑब्स्ट्रक्शन की, वो वेरी करती है फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। And this membrane or bone, whatever it is covered on both the sides by the epithelium. The side which is facing towards the nasal cavity lined by the epithelium, and the side which is facing the nasopharynx, it is also lined by the epithelium. क्यों डेवलप होती है बेटा? फैमिली टेंडेंसी हो सकती है, इसकी वजह से ये परसिस्ट कर जाए। वैसे तो ये डिसअपीयर होनी चाहिए ना नॉर्मली। बाय द वे फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन मेल्स, राइट बेटा। इजी हो गया। अब किसी पेशेंट को कंजेनाइटल कोएनल एट्रेशिया है, किसी बच्चे को, जाहिर सी बात है कंजेनाइटली प्रेजेंटिंग कंडीशन है, तो कैसे प्रेजेंट करेगा? देखो बेटा, मोस्ट कॉमनली कौन सी वैरायटी थी? कंप्लीट यूनिलेटरल ना। ओके, इफ लेट्स सपोज अ पेशेंट हैज़ यूनिलेटरल एट्रेशिया, तो यूनिलेटरल एट्रेशिया है तो उसको उसी साइड पे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। और पॉसिबल है कि वो बहुत सालों तक अननोटिस्ड रहे और एक्सीडेंटली डायग्नोस हो, ठीक है, क्योंकि एक नाक तो काम कर रही है। अगर ये आपके पीछे 2 नॉस्ट्रल्स हैं और एक नॉस्ट्रल जो है वो कम्प्लीटली पेटेंट है, दूसरा नॉस्ट्रल जो है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हो सकता है कि ये बड़े वक्त के लिए अननोटिस्ड रहे, क्योंकि दूसरी जो नाक है वो ओपन है।
तो उससे वो ब्रीथ कर सकता है. सो it remains unnoticed for many years and diagnosed accidentally. But yeah, if the patient has this condition, one nose is blocked posteriorly, तो यहाँ से excessive nasal discharge आएगा. क्यों nasal discharge आएगा excessive? जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे जो secretions बनेंगी जो यहाँ से पीछे जाती हैं और फिर nasopharynx के थ्रू swallow हो जाती हैं, तो पीछे ड्रेन होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो सारी secretion यहाँ पे जमा होंगी और पेशेंट को excessive unilateral discharge होगा, as the nasal secretions obviously cannot be transported to the pharynx because of this blockage. ठीक है, तो पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मुझे इस नाक से बहुत पानी आता है, तो फिर हम जाके इसके कॉज को रूल आउट करेंगे. ओके, इसका तो पीछे ये है एट्रेशिया है. ठीक है, इस तरीके से, वरना ये अननोटिस्ड रहता है. चलें जी, जो डिस्चार्ज आता है वो थिक ग्लू लाइक होता है. ठीक है, आर यू क्लियर सो फार इन दिस? राइट फ्रॉम हेयर राइट टिल देयर आई टोल्ड यू अबाउट यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन. एक साइड ऑब्स्ट्रक्टेड है, एक साइड खुली हुई है. पेशेंट अननोटिस्ड रहता है क्योंकि एक साइड से सांस आ रही होती है. लेकिन पेशेंट अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसे कंप्लेन करेगा? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की तो कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि सांस तो यहाँ से वो ले पा रहा है. कंप्लेन करेगा डॉक्टर साहब यहाँ से मुसलसल पानी आता है इस नाक में से, थिक ग्लूई सिक्रेशंस आती है. जाहिर सी बात है आएगा पानी तो बेटा, क्योंकि पीछे जाने का तो रास्ता है नहीं, सिक्रेशंस को ड्रेन होने का तो रास्ता नहीं है, तो डिस्चार्ज तो होगा. ठीक है बेटा, इस तरीके से. और फिर आप उसको देखते हो, फिर पता चलता है कि ओके देयर इज़ एट्रेशिया. अच्छा, इफ़ लेट सपोज बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, right? In bilateral cases, 8 hours soon after the birth, the child asphyxiates as he cannot breathe through his mouth. अगर लेट सपोज एक बच्चा पैदा होता है जिसको बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बच्चे की तो एस्फाइक्सिया हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो माउथ से तो सांस लेना जानता ही नहीं है. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ उसकी डेथ हो जाएगी. उसके अलावा बेटा, द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन सकिंग as during the sucking the mouth is closed which causes asphyxia. Obviously बेटा, अगर एक बच्चे को बायलेटरली एट्रेशिया है तो उसकी नाक तो कम्प्लीटली बंद है, और अगर माउथ से वो सक करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा, तो अब उसकी नोज़ भी बंद, माउथ भी बंद, सो उसको एस्फाइक्सिया होगी. और जाहिर सी बात है दोनों तरफ से नाक बंद है, पीछे एट्रेशिया है, तो बायलेटरल नेज़ल डिस्चार्ज भी आएगा. बहुत थिक और ग्लू टाइप डिस्चार्ज होता है. ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कमिंग नाउ, जस्ट लिसन मी. इफ़ द चाइल्ड सर्वाइव्स, लेट सपोज बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद भी इफ़ द चाइल्ड सर्वाइव्स, तो फिर बाद में माउथ ब्रीथिंग डेवलप हो जाती है और चाइल्ड सिम्टम फ्री हो जाता है क्योंकि वो मुंह से सांस ले लेता है. ठीक है, सबसे बड़ा मसला कब आता है? फीडिंग के दौरान. बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई, बच्चे ने सर्वाइव कर लिया, मुंह से सांस लेना सीख लिया, सिम्टम फ्री रहेगा पेशेंट. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फीडिंग के दौरान. फीडिंग के दौरान उसका माउथ ऑब्वियसली ब्लॉक होता है, तो अब उसकी नाक भी बंद है, उसका मुंह भी बंद हो गया. तो इफ़ द चाइल्ड सर्वाइव्स, माउथ ब्रीथिंग डेवलप भी हो जाती है, तो इन सच केसेस चाइल्ड रिमेन सिम्टम फ्री बट हैज़ प्रॉब्लम ड्यूरिंग फीडिंग, क्योंकि फिर तो वो मुंह से भी सांस नहीं ले पाएगा. ठीक है, और अगर बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन रही तो लेटर देयर विल बी फेलियर टू डेवलप द सेंस ऑफ द स्मेल एंड द सेंस ऑफ taste as well. So I hope you are clear right till here. Now let's make the diagnosis of the patient with the congenital conal atresia.